सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम फूड को रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। टंग वगैरह के नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं सैलिवरी एमाइलेज को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? सैलिवरी एमाइलेज। ये जो सैलिवरी एमाइलेज होता है ये एक तरह का एंजाइम है। अब मैं जितने भी नाम लूंगा ज़्यादातर होंगे आपके एंजाइम्स। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको बताता चलूंगा क्या यहाँ पे एंजाइम है। तो याद करो जब हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्रेन चैप्टर में, तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज कर रहे थे? हार्मोन्स रिलीज कर रहे थे। और कहाँ पे रिलीज कर रहे थे? इनको डक्ट की जरूरत पड़ रही थी या फिर नहीं पड़ रही थी? जरा कमेंट बताइए। वर दे द डक्टलेस ग्लैंड और नॉट? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थे वो एंजाइम्स रिलीज कर रहे थे और उनको डक्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, यानी कि एंडोक्राइन वालों को नहीं पड़ती, डायरेक्टली सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स को इनटू द ब्लड। एंजाइम्स जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंजाइम सेक्रीट करते हैं, नॉट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बल्कि वो डक्ट के थ्रू करते हैं वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओरल कैविटी दिख रही है, यहाँ पे आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स इस सैलिवरी एमाइलेज नामक एंजाइम को यहाँ पे रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। ये जो सैलिवरी एमाइलेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करने का काम होता है सैलिवरी एमाइलेज का। अब ये सैलिवरी एमाइलेज से आपका कॉम्प्लेक्स जो कार्ब है वो सिंपल में ब्रेक हो गया। उसके बाद ये ईसोफेगस होता है आपका फूड पाइप। ये होता है आपका फूड पाइप। इस फूड पाइप के थ्रू जो हमारा खाना है डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? ये डायरेक्टली जाएगा आपके स्टमक में। स्टमक में जैसे ही जाएगा यहाँ पे रिलीज होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं पे लिख देता हूँ। स्टमक में आपका रिलीज होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस इसको नाम देते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस निकला क्यों? ये निकला इसलिए ताकि जो मीडियम है वो एसिडिक हो सके। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? अभी पीएच वैल्यू हमने पढ़ा नहीं, पीएच वैल्यू होती क्या चीज़ है, लेकिन अगर जिनको पता है तो यहाँ पे समझ लें कि पीएच वैल्यू इसकी होती है 1.6 के अराउंड होती है। वेरी करती है बट रफली अराउंड 1.6। हाईली एसिडिक होता है, यानी कि पीएच वैल्यू इसका लेमन जूस से भी कम होता है, लेमन जूस से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। ये क्यों एसिडिक हुआ? ताकि अभी जो आने वाला एक अगला एंजाइम है वो फंक्शन कर सके, और आने वाला जो अगला एंजाइम है दैट इज़ योर पेप्सिन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज़ योर पेप्सिन। ये हमारा अगला एंजाइम है जो कि सेक्रीट किया जाता है बाय व्हाट? बाय स्टमक। ये ब्रेक करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम होता है पेप्सिन का, और ये जो करता है वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन कर पाता है। इसको चाहिए एसिडिक मीडियम, और वो एसिडिक मीडियम किसने बना के दिया? इसको गैस्ट्रिक जूस ने बना के दिया। अब ये जो पेट होता है इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, दैट मीन्स कि वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो आपको नहीं लगता ये पीएच वैल्यू 1.6 का जो गैस्ट्रिक जूस है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उस जो इनर डेलिकेट लाइनिंग है? तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं श्लेष्मम झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। और ये जो श्लेष्मा झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमक को। इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमक, अगर ये नहीं होगा तो स्टमक डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय द गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में इतना ही काम होना था बस। इसके बाद यहाँ पे लगी होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स अलाउ करती हैं इस खाने को अगले पार्ट में पास होने के लिए। स्फिंक्टर जो मसल्स होती हैं ये अलाउ करती हैं, ये दरवाजे तभी खुलते हैं जब स्टमक का काम हो जाता है। ये दरवाजा स्फिंक्टर मसल का जो अब अलाउ करेगा अगले चैम्बर में जाने के लिए। अगला चैम्बर है, अगला कंपोनेंट है हमारा ये जो आप ये देख पा रहे हैं अंदर ऑरेंज कलर का पार्ट, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए कितना ज़्यादा इधर करके मैं वाइट से दिखाने का प्रयास करता हूँ, कितना ज़्यादा ऐसे करके हो रखा है ये, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है। ये जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हमारे चैम्बर्स होते हैं, वैसे चैम्बर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं चैम्बर आप समझ पा रहे होंगे मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। कि पहला मान लेते हैं चैम्बर हमारा सलाइवा था, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब सिंपल में ब्रेक हुआ, ईसोफेगस के थ्रू खाना अगले चैम्बर में आया स्टमक में, ठीक है, जहाँ पे अब वहाँ पे काम हुआ क्या? गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ और वहाँ पे प्रोटीन अमीनो एसिड ब्रेक हुआ। अब अगले चैम्बर में स्फिंक्टर मसल्स पास करवाएंगे इसको, और ये अगला चैम्बर है हमारा दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे अगर हम चैम्बर्स की बात करें जहाँ खाना जाता है उसका सबसे लंबा हिस्सा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 7 to 8 मीटर्स, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और ना सिर्फ ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल वर्ड को भी मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ इंटेंशनली, बिकॉज अभी उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसा मान लीजिए जितने भी चेंबर्स हैं वहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे होता है आपका मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन। मेजर पार्ट ऑफ जो डाइजेशन है, जो खाने का पाचन है, वो छोटी आंत में ही होता है। तो सर यहाँ पे भी तो हुआ था स्टमक में, आगे नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन मेजर पार्ट में बोल रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ पे होती हैं आपकी डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के।
किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के काम होते हैं। जेजनम इलियम कलेक्टिवली आपको अंदर देखने को मिलेंगे और डुओडेनम बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही खाना स्फिंक्टर मसल छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसने की कोशिश करता है, डुओडेनम पहले उसका एक झापड़ से स्वागत कर देता है कि चल जल्दी से उधर अंदर। ठीक है, तो डुओडेनम आपको एक, आप ऐसे बोल सकते हैं तीनों डुओडेनम, जेजनम और इलियम तीनों कंपोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के, बट डुओडेनम बाहर की तरफ लोकेटेड है और जेजनम और इलियम अंदर है ये, बस। ठीक है, अब खाना आएगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का ऐसा ज़्यादा कोई एंजाइम नहीं है, ये क्या करेगा? दूसरों के एंजाइम पे रिलीज करेगा। और ये बैठे हैं ये लिवर और पैनक्रियाज, ये एकदम ताक में बैठे हुए हैं कि जैसे ही स्फिंक्टर मसल ने खाना पास किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम अपने एक्टिवेट हो जाएंगे। और लिवर जो है ना, लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो कि इसके थोड़े से कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, राइट साइड में लोकेटेड होता है ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड होता है और ये थोड़ा सा काफ़ी डार्क रेड कलर का होता है ये। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, जरा मुझे ये बताइए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब लिवर क्या करेगा? लिवर जो है बाइल जूस फेंक के मारेगा जल्दी से। क्या फेंक के मारेगा? बाइल जूस। ये जो पित्त का रस है, ये पित्त की थैली में लोकेटेड है, ये एक तरह से बाइल जूस है, ये लोकेटेड होता है। इसके जो नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थैली नुमा स्ट्रक्चर, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है गॉल ब्लैडर। और इसी गॉल ब्लैडर में आपका ये स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अगर कंफ्यूज हैं तो ऐसा याद करिए कि गाल में भर के रखा है उसने बाइल के जूस को, और बाइल जूस जो है फेंक के मारेगा जल्दी से, बिफोर कि अब पैनक्रियाज अपना पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारे, उससे पहले ये अपना बाइल जूस फेंक के मारेगा। उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि इस जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस के दो फंक्शंस हैं। बाइल जूस के दो फंक्शन ये हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत के अंदर मीडियम को बेसिक बनाने का काम करेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अल्कलाइन बनाने का काम करेगा। क्यों काम करेगा अभी तुम्हें पता चलेगा, अभी तुम्हें पता चलेगा जब मैं तुम्हें पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बताऊंगा। और दूसरा इसका काम होता है कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको, ठीक है, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। एक्चुअल में फैट ब्रेक होता है फैटी एसिड्स में, जैसे कार्ब आपका क्या ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। तो फैट उसी तरह आपका फैटी एसिड है, बट पूरी तरह से फैटी एसिड में कन्वर्ट बाइल जूस नहीं करता है। अभी पैनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम होता है वो करेगा। तो बाइल जूस भी हमारा क्या है? ये एक एंजाइम सेक्रीट किया गया है लीवर के द्वारा, जो उसने गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फेंक के मारा, तो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का ये काम करेगा। अब यहाँ पे आते हैं अपने पैनक्रियाटिक जूस को। इस पैनक्रियाटिक जूस को किसने फेंक के मारा होगा? पैनक्रियाज ने फेंक के मारा होगा। पैनक्रियाज क्या होते हैं? अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं। ये अग्नाशय हमारे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होता है, जब भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये पैनक्रियाटिक जूस में कॉम्पोनेंट्स होंगे। एमाइलेज एक कॉम्पोनेंट होगा, नॉट सेलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज कॉम्पोनेंट होगा। बहुत सारे इसके में होते हैं एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में, ये जो इंपॉर्टेंट वाले वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एमाइलेज होता है एक होता है आपका लाइपेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, चलो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पे एमाइलेज क्या कर रहा है? कार्ब्स को ब्रेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक कर रहा है। लाइपेज की अगर बात करें तो लाइपेज का जो काम होता है वो होता है फैट को, जो फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस ने तोड़ा है, इनको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देना फाइनली। और ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये करता है आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक। प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम होता है ट्रिप्सिन का। अब ये जो ट्रिप्सिन है, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ बेसिक मीडियम में ही काम करता है, बेसिक मीडियम में ही काम करता है। और बेसिक मीडियम किसने प्रोवाइड कराया बताइए? बाइल जूस ने। अब समझे आप कि क्यों लीवर को जल्दी थी अपना बाइल जूस देने की, ताकि पैनक्रियाटिक जूस का जो ट्रिप्सिन कंपोनेंट है वो फंक्शन कर सके। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आपको कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हुआ, डाइजेशन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ये विली क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि मेन जो हमारे खाने का डाइजेशन हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, पूरी तरह से फैटी एसिड ब्रेक हुआ, कार्ब्स ब्रेक हुआ, और प्रोटीन भी आपका अमीनो एसिड में ब्रेक हुआ। तो उसके लिए सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग आप देखते हो खाना तो काफ़ी खाते हैं, बोलते हैं ना खाना लगता नहीं शरीर में, क्यों? क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता ढंग से। तो वो विली का काम होता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, किस में है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ये कनेक्टेड होते हैं कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से। और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पे ग्लूकोज हमारा टूटेगा और फाइनली एनर्जी क्रिएट होगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब खाना जाएगा। ये जो हरा कलर का आप चैम्बर देख रहे हो, हरा कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें कोलोन आपको देखने को मिलते हैं, खैर उसको भी छोड़िए। मेन ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज नाम इसका इसलिए क्योंकि बड़ी है, लंबी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी राउंडेड स्ट्रक्चर है और कितना ज़्यादा लंबी है, तभी तो एकदम बहुत ज़्यादा राउंडेड है वो। ये देखो आराम से इतनी तो है,
लंबी नहीं है लेकिन बड़ी है, और क्योंकि बड़ी है बस इसीलिए इसका नाम पड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये है छोटी, ठीक है, मतलब है एक सेंस में, और उसकी लेंथ जो है वो कम है। लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज़ बड़ी आंत की अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है रफली 1.5 मीटर्स, ठीक। और यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग जो डाइजेशन है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, वो यहाँ से हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ थोड़ा बहुत जो पानी बचा फूड में, डाइजेस्टेड फूड में, वो यहाँ से हो जाता है, ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के आया। इसके बाद ये खाना आपका चला जाएगा बाकी जगह और एनस से निकल जाएगा, रेक्टम एंड देन एनस, आपका ये एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर मैं आपको आगे प्रोसीड करवाता हूँ। पहले ये बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम में जा रहा था? स्टमक के बाद ये कहाँ जा रहा था? स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीशम्स के थ्रू आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा था, बड़ी आंत में जा रहा था खाना। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये खाना जा रहा था हमारा रेक्टम, देन एनस में, ठीक है। ये पूरा होता है एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ जहाँ पे खाना जाता है। दैट मीन कि एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि एंड दीज थिंग्स आर कि लिवर एंड पैनक्रियाज, यानी कि जो आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय है, ठीक है, वो आपके पार्ट नहीं होते हैं। लिवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट इट्स पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाना गया ही नहीं। यकृत और आपके अग्नाशय में तो खाना गया ही नहीं ना, बस वो तो इन्वॉल्व थे डाइजेशन में। इन्वॉल्व इस तरह से थे कि वो एंजाइम सेक्रीट कर रहे थे, खाना यहाँ पे नहीं गया, और क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं गया इस वजह से एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट ये नहीं होंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। डाइजेशन में सिर्फ इतना ही था, आपका डाइजेशन खत्म। समझ में आ गया होगा सभी को आई थिंक। अब बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। दोनों लिंक्ड हैं आपस में, किस तरह से लिंक्ड है अभी आपको समझ में आएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? श्वसन तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि हमने खाना मुंह में रखा था, ठीक है, खाना हमने मुंह में रखा और उसके बाद खाना हमने खाया, ठीक है। खाना पहले गया मतलब हमारे सलाइवरी एमाइलेज से मिला, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके सिंपल में ब्रेक हुए, ठीक है। एक सेकेंड, आपका स्टमक में गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? हम अपनी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जब नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो सांस होती है, सबसे पहले काम तो ये होता है कि जो हमारी नोज़ में जो हेयर्स एंड म्यूकस होता है वो उसको एक तरह से एयर को थोड़ा सा प्योरीफाई करने का काम करता है। हेयर्स एंड म्यूकस जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज़ में, वो उसको प्योरीफाई करने का थोड़ा सा काम करता है, जो हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है ये फैरिंग्स में जाता है। यहाँ पे गले में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फैरिंग्स। एक्चुअल में फैरिंग्स वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे खाना और आपकी सांस दोनों जाती है, बस वहीं से डिवीजन दोनों में स्टार्ट हो जाता है। खाना अपने ईसोफेगस के पास चला जाता है और जो सांस होती है वो लैरिंग्स के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ योर लैरिंग्स। ये लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। यहीं से हम डिफरेंट टाइप्स के जो साउंड निकाल पाते हैं वो यहीं से लैरिंग्स की वजह से ही निकाल पाते हैं। यहीं पे हमें देखने को मिलता है एडम्स एप्पल, ठीक है, एडम्स एप्पल। व्हाट इज़ दिस एडम्स एप्पल? तो आपने देखा है कुछ लोगों के खासकर जो मेल होते हैं उनके मतलब गले में काफ़ी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, गले में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड एज एडम्स एप्पल, है ना। ये बोला था कि भाई जिसके में एडम्स एप्पल ज़्यादा इतने से बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ काफ़ी मतलब बेस ज़्यादा होता है वॉइस में और काफ़ी भारी, इस तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडम्स एप्पल है, इसको बोलते हैं जो लैरिंग्स में सिचुएटेड होता है, दैट इज कॉल्ड ए साउंड बॉक्स। ये लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। और ट्रैकिया में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस तरह की लाइन्स आपको देखने को मिल रही हैं। इस तरह की जो लाइन्स होती है ना, इस तरह की जो लाइन्स होती है इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू चैप्टर में। कार्टिलेज क्या होता है? जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे कि हमारे टिप ऑफ द नोज में, हमारे ईयर्स में जो आपको मिलता है देखने को, दैट इज कार्टिलेज। वो बोन जितना हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? दिस यू शुड नो। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है, सो दैट ट्रैकिया शुड नॉट कोलैप्स। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने सांस लिया और एकदम से चपक एकदम से कोलैप्स हो गया, और अगर फिर सांस नहीं जा पाई तो पता है कि डेथ हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए वो जो ट्रैकिया है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना है। तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है, होने से बचाने का काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। ये जो ट्रैकिया देख पा रहे हैं ये फर्दर डिवाइड होगा आपके जो कहलाते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। जैसे कि ये आपका ट्रैकिया है एक, ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ब्रांचेस। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको देखने को मिल रहा है ब्रोंकस, ठीक है, ये सब प्लूरल सिंगुलर होता है। ब्रोंकाई जैसे ब्रोंकस हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया, ब्रोंकाई आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रोंकस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। ये जैसे यहाँ ब्रोंकस गया और एक यहाँ पे ब्रोंकस गया, वहाँ पे जूम करके यहाँ पे दिखा दिया आपको एक साइड वाला। तो ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। और ये जो ब्रोंकाई है फर्दर आपके ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। दीज बबल्स आर व्हाट? दीज बबल्स आर एल्वियोलाई।
ये एल्वियोलाई यहीं पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब समझो गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे, बस समझो 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 समझो, नोट्स आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं, बस आपको समझने का काम है, समझिए बस आप सिर्फ यहाँ पे अभी, बाकी मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से अब यहाँ पे गया, क्या क्या गया यहाँ पे आपका, एक सेकेंड रुकिए, किन गैसेस का एक्सचेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से है, मैं कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देखिए, जब हम ब्रीद इन करते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो हमने आज तक क्या पढ़ा है कि O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, राइट, ये सुना है हम लोगों ने। अब मुझे ये बताइए, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, तो कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन लेते होंगे, गेस करिए, गेस करिए कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में एयर का कॉम्पोजिशन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, O2 होता है आपका 21%। तो हमने जो ऑक्सीजन लिया, ये जब हम लेते हैं O2 को ज़रूरी क्यों है लेना, अभी हम पढ़ेंगे O2 को ज़रूरी इसलिए लेना है ताकि रेस्पिरेशन हो सके, ताकि जो खाना भी खाया हमने भी थोड़ी देर पहले, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो सके। खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके खाने से, और अगर O2 नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, O2 नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अब चलो जल्दी से मैं आपको यही यहाँ पे बताता हूँ कि अब एनर्जी किस तरह से बनती है, दो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ध्यान से फोकस बनाए रखना। ग्लूकोज ही है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, जैसे हमने O2 ब्रीद इन किया ना, जब हमने O2 ब्रीद इन किया तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें O2 ब्रीद किया ताकि जो ये ग्लूकोज है फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। पीछे आओ, ये एल्वियोलाई आपको दिख रहा है, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है कैपिलरीज से। अब इसमें होता ये है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है गैसेस का, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जरूरी नहीं गैसेस का ही हो, बट यहाँ पे गैसेस का होता है। कैसे, जैसे हमने ब्रीद इन किया, ठीक है, तो उससे हुआ ये कि यहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन काफ़ी भर गया, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन अब ये सप्लाई करेगा, जो एल्वियोलाई है, किसको, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ब्लड कैपिलरीज को, ब्लड को लेके देगा, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड देगा ये जो ब्लड है, अब ये इस ऑक्सीजन को जल्दी से ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, यहाँ पे हर सेल्स में, जहाँ पे, ताकि यहाँ पे हो सके रेस्पिरेशन, ताकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जो भी खाना खाया है, तो जो खाना खाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन ये स्टोर्ड फॉर्मेट होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है आपका। कहाँ पे स्टोर होता है यूजुअली, ये लिवर वगैरह में स्टोर होता है, ये फर्दर ग्लूकोज में ब्रेक होता है। ग्लूकोज अब यहाँ पे एनर्जी में ब्रेक होगा कैसे, साइटोप्लाज्म इनसाइड अ सेल, देखो सेल में आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है, उसी साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज टूटता है पाइरोवेट में, पाइरोवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और एनर्जी थोड़ी सी बनती है। फर्दर ये पाइरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन अभी ब्लड लेके गया, हुआ क्या, हमने इनहेल किया, ठीक है, कहाँ पहुँचा, कहाँ पे पहुंचा, एल्वियोलाई के पास पहुंचा। एल्वियोलाई में क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। कैसे डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि हाई से लो जाता है, तो उससे क्या, कैपिलरीज कनेक्टेड है, कैपिलरीज में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, कैपिलरीज में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, एल्वियोलाई में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वो पहुंच गया। अब वो कैपिलरीज कनेक्टेड है, छोटी 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 छोटी, वो जो कैपिलरीज है वो है आपकी, उसमें किससे कनेक्टेड है, आर्टरीज से। अब ये आर्टरीज जो है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़े, मतलब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आर्टरीज हैं, जिनको आई थिंक हिंदी में धमनियाँ बोलते हैं, तो वो आर्टरीज ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके हर सेल तक जाएंगे ये, और हर सेल तक जाएंगे और ऑक्सीजन छोड़ के चले आएंगे, और वहाँ बैठ के देखेंगे क्या हो रहा है, बैठ के देखेगा ब्लड क्या हो रहा है। तो वो देखा कि अच्छा यहाँ पे तो ये सब ब्रेक हो रहा है, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिल रही, तो एनर्जी से तो ठीक है, एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, यहाँ पे एनर्जी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे वाटर थोड़ा सा एक तरह से वाटर वेपर रिलीज हुआ, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिला। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो एक वेस्ट मटीरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसको निकालना जरूरी है, ठीक है। अब वो जो बैठ के देख रहा था, उसने कहा लाओ कार्बन डाइऑक्साइड हमको दे दो, हम छोड़ आते हैं, कहाँ, जहाँ से ऑक्सीजन ले गए थे वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ लाएंगे। तो वही अब लेकिन बोलता है हम नहीं ले जाएंगे, हम, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो बोलेगा कि इसको हम दूसरे पाथ, दूसरे रास्ते से ले जाएंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दो तरह की यहाँ पे हमारी एक तरह से एक आर्टरीज और एक वेंस है। आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजन लेके आ रही थी, उन्होंने ऑक्सीजन, उनका काम था बस ऑक्सीजन को दे देना। ये जो CO2 निकली आफ्टर रेस्पिरेशन, उन्होंने जो सेल के अंदर, मतलब सारा काम आप समझ रहे हो कितना काम हो रहा है, हर सेल के अंदर कितना काम हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से अगर हमारा ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, तो इसी वजह से फिर वो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज हर सेल में एनर्जी का जो ब्रेकेज का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो इससे CO2 जो रिलीज हुआ वो अब वेंस कैरी करके ले जाएंगे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो CO2 रिच ब्लड होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये यहाँ पे वेंस में ट्रैवल करेगा, और वेंस में ये कैसे ट्रैवल करेगा, अभी मैंने आपको बताया, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेंस में ट्रैवल करेगा, और ये कैसे अब बॉडी से बाहर जाएगा CO2, ये एक्सेलेशन के थ्रू जाएगा। एक्सेलेशन के थ्रू कैसे जाएगा, ये जो हमारी वेंस है ये यहाँ पे लेके आएंगे इसके पास, किसके पास, एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई के पास लेके आएंगे तो एल्वियोलाई के अंदर जो है काफी हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो गया, बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो ये इस तरह से जो हमारा एक्सेल का प्रोसेस है ये यहाँ से होगा, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका CO2 मूव करेगा, और इसको CO2 को हम कर देते हैं एक्सेल।
इस तरह से पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कैसे ब्लड में डिजॉल्व हुई, कैपिलरीज के थ्रू, एल्वोलाइज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू वो डिजॉल्व हो गई। वो डिजॉल्व होने के बाद हर सेल तक पहुंचाने का काम किसने किया? ब्लड ने किया। और ब्लड ने ऑक्सीजन जब पहुंचा दिया तो वहां पे रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट था CO2, वो CO2 फिर से अगेन से लंग्स के पास पहुंची, एल्वोलाई के पास, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन अगेन डिफ्यूजन हुआ और वो हमारे एक्सहेलेशन के थ्रू वो CO2 बाहर निकल गई। तो सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन 21% होता है, क्योंकि 21% ही एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसमें 21% होती है ऑक्सीजन। और CO2 की अगर बात करें कितनी होती है? CO2 0.036% होती है। और वहीं जब हम एक्सेल करेंगे, वहीं पे जब हम क्या करेंगे? एक्सेल करेंगे, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब हम एक्सेल करेंगे तो क्या कॉम्पोजिशन होगा वो देख लीजिए। दैट इट मीन्स कि जब हम ब्रीद आउट करेंगे, तो जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो CO2 आपको लगता है कि भाई CO2 बहुत ज़्यादा होती होगी, बिल्कुल ज़्यादा होती है, लेकिन CO2 मात्र 4.4% होती है। उससे ज़्यादा तो O2 ही हम निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जब ब्रीद इन करते हैं तो सिर्फ O2 लेते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो सिर्फ CO2 निकलती है। आपने देख लिया ना कि जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो CO2 ज़्यादा तो O2 ही निकल रही है। ये क्वेश्चन अभी हम आप जो PYQ सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने देखा था, ठीक है, कि CHSL में और CGL दोनों में पूछा जा चुका है कि CO2 कितना परसेंटेज हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो CO2 कितना परसेंटेज होता है? तो 4.4% होता है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? हमारे लंग्स जो हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास पहुँचता है। ये हार्ट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी तक पहुँचा देता है, हर सेल तक पहुँचा देता है। और हर सेल में होता है रेस्पिरेशन के बाद CO2 निकलती है, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो CO2 रिच ब्लड होता है। ये जो CO2 रिच ब्लड होता है ये फर्दर जाता है हार्ट के पास, हार्ट देता है लंग्स को। ये हम सारी चीज़ें कल देखेंगे, ठीक है, कल वाले लेक्चर में। और ये लंग्स अगेन क्या करता है? CO2 को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी जो वेन लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी, इस पर आपको फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक आपका रेस्पिरेशन होता है जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इसको बोलते हैं वायुई श्वसन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायुवीय श्वसन, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये यूजुअली आपको ईस्ट वगैरह में देखने को मिलता है। ईस्ट किसका प्रकार है जरा बताइए जल्दी से, कौन से प्लांट किंगडम का ये एक टाइप है? तो यहाँ पे भी एनर्जी मिलती है, एथनॉल रिलीज होता है और CO2 आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन आपके दोनों में एनर्जी है। डिफरेंट क्या है? वाटर की जगह बस यहाँ पे एथनॉल हो गया, बाकी CO2 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे एक तीसरा फॉर्म ऑफ वहाँ पे रेस्पिरेशन आप देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन था ही नहीं बिल्कुल। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है बट बहुत कम मात्रा में है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बोल सकते हैं ये, और दैट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है हमारी मसल सेल्स में देखने को मिलता है। मसल सेल्स में क्या होता है? ये जो पाइरुवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये फर्दर ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। और ये जो हमारा लैक्टिक एसिड है यही डेवलप करता है क्रैम्प्स, ठीक है, ये डेवलप करता है क्रैम्प्स इन दी मसल सेल्स। ये कब देखने को मिलता है? ये जब हम बहुत ज़्यादा कोई एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हमने रनिंग करी, तो उस रनिंग से होता क्या कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा हम ब्रीथ कर नहीं पाते हैं। और क्योंकि ज़्यादा हम ब्रीथ कर नहीं पाते हैं तो हमारी सेल्स में देन होने लगता है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन, जहाँ पे रादर दैन आपका ये वाटर वगैरह क्रिएट होता है या वाटर CO2 की जगह आपका लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है बियॉन्ड एनर्जी, मतलब बिसाइड एनर्जी। तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो क्रैम्प्स डेवलप करता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एसिड की वजह से क्रैम्प्स डेवलप होते हैं, तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, ये जो हमारा लंग्स है ना, लंग्स के नीचे ये जो आपको एरिया देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज डायफ्रैग्म, इसको बोलते हैं डायफ्रैग्म। और जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? लंग्स हमारे बड़े हो जाते हैं। लंग्स क्या होते हैं? लार्जर इन साइज हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अभी एयर उनमें भर गई है तो वो लार्ज हो जाएंगे साइज में। और क्योंकि वो लार्ज हो गए हैं तो जो डायफ्रैग्म है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे कि डायफ्रैग्म में जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है और क्या कैसे क्या होता है? तो जब हम डायफ्रैग्म जो होता है वो लोअर हो जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि लंग्स बड़े हो गए हैं तो लंग्स को जगह देने के लिए डायफ्रैग्म आपका नीचे हो जाएगा। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग्स जो है हमारे वो थोड़े से श्रिंक कर जाते हैं और जो डायफ्रैग्म है अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि थोड़ा सा और अपर आ जाता है, थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है। और जो हमारा ये होता है ना, दैट यहाँ पे ये जो आप लंग्स देख पा रहे हैं ये सराउंडेड होता है बाई रिब केज, बोनी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये जो बोनी स्ट्रक्चर है ये लंग्स को सराउंड करके रखता है, बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रिब केज। ये रिब केज जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करके देखिए आप अभी, तो क्या हुआ? ये ऊपर उठा आपका रिब केज है ना, ये इसको आप फील भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अगर आप हाथ आके तो आपको रिब केज फील होगा। वो रिब केज क्या होता है? रिब केज, जब सोचो अगर रिब केज ना हुआ, किसी ने ऐसे घूसा मारा आपके, ठीक है, तो लंग्स आप ब्रीद इन करेंगे और रिब केज आपका डाउन, आपका लंग है ये एक मेम्ब्रेन होता है दैट उसको बोलते हैं प्लूरा, जिससे कवर्ड होता है। प्लूरा क्या होता है? कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज प्लूरा। प्लूरा इज योर कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। व्हाट इज प्लूरा?
प्लूरा इज योर कवरिंग ऑफ लंग्स, जो आउटर कवरिंग है लंग्स की उसको बोलते हैं प्लूरा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या था और क्यों रेस्पिरेशन हुआ, कैसे रेस्पिरेशन हुआ, एल्वेलाई में किस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, और इसी डिफ्यूजन का अब देखो यहाँ से क्या हुआ ना, जब यहाँ से O2 को दे दिया ब्लड को, O2 ब्लड में डिजॉल्व हो गया, राइट। अब वो ब्लड सेल के पास पहुंचा होगा, सेल में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था उसमें O2 होगा, और वो O2 सेल तक कैसे पहुंचा, वो भी डिफ्यूजन से ही पहुंचा एक्चुअल में, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही पहुंचा। सेल में O2 था, सॉरी ब्लड में O2 था, सेल में O2 जब अंदर पहुंचा तो हुआ रेस्पिरेशन। किस तरह से भाई हम तो निकालते नहीं है, वो विधि का विधान दाल बनाने में सीटी आती है, समझ नहीं आ रहा। ऑस्मोसिस माल्टे सी ये मानता है कि अवशेष, एक बार तो लोगों को लगा कि गलती हुई होगी यूपीएससी से, दूसरी बार भी उसने बोला नहीं मिले, लेकिन एसएससी मानता है मिले, तो जो बोलता है तो उसका मानना पड़ेगा, ठीक है। चिकन बन रहा है, क्यों, बिल्कुल चिकन है ऑस्मोसिस लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ तक होप क्लियर हो गया होगा। अब अभी हम इसके करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी डेवलप होगी, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं।